नादरीन, ईरान पे बहुत शदीद हमले इस वक्त अमेरिका कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट हुक्म दिया वो ये है कि जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएं ईरान के ऊपर। उसकी वजह यह है कि उर्दन में अमेरिका का एक फ़ौजी लापता हो गया, 2 फ़ौजी मारे गए हैं और चंद फ़ौजी उसके ज़ख्मी भी हो गए हैं। उर्दन में ईरान ने बड़ी कामयाबी के साथ अमरीकी बेसिस को या जहाँ पे अमेरिकन इंस्टॉलेशन हैं उनको निशाना बनाया और ईरान को ये लगता है कि उर्दन में अगर वो सफाया कर देता है एयर डिफेंस सिस्टम का तो फिर इसराइल को निशाना बनाना आसान हो जाएगा। अमेरिका को ऐसा लगता है और उनके अखबारात ये लिख रहे हैं कि रूस और चीन शायद ईरान की मदद कर रहा है। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि वो मदद हो रही है, क्योंकि जितना एक्यूरेट ईरान मारता है ना, इतना एक्यूरेट कोई मार नहीं सकता। इतने एक्यूरेट निशाने का मतलब यह है कि उन्हें बड़ी शानदार इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ताक ताक कर हमले कर रहे हैं। अब एक और बात जो ईरान ने कही है वो बड़ी खौफनाक है। ईरान ने कहा जनाब कि फौरी तौर पे जो दुबई है वहाँ से लोग निकल जाए जब तक वहाँ के हवाई अड्डे काम कर रहे हैं, और ये भी बताया कि लड़ाई बढ़ जाएगी और अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो जितने लोग निकल सकते हैं दुबई से वो निकल जाएं। ये ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा गया। अब ईरान जवाबी हमले कर रहा है और अमेरिका ने ईरान में बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह कर दिया है। मवासलाती निज़ाम ईरान में बुरी तरह तबाह किया है। ट्रांसमिशन को जो है वो निशाना बनाया अमेरिका ने और बहुत तबाही फेरी है, यानी बहुत सारे पुल तबाह कर दिए हैं, बहुत सारे राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं। तो ईरान को भी भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने अपने नुकसान की कुछ डिटेल्स जारी की हैं जहाँ पे उनके सिविलियंस ईरान के जाँ बहक हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है और अरब ममालिक में, क्योंकि अमेरिकन अड्डे हैं वहाँ पे ईरान अटैक करता है तो अरब ममालिक उसके ऊपर मजम्मत भी करते हैं। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है ये हमें आने वाले वक्त में इसलिए पता चलेगा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ साथ कतर के साथ भी इसी नौयत का मुआहदा कर लिया। अब इन दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने उठा ली है और पाकिस्तानियों को नहीं पता कि हमने क्या मुआहदा किया है। यानी पाकिस्तानी कौम ने अपने खून पसीने की कमाई से जो एक फ़ौज तैयार की अपने दिफा के लिए, पाकिस्तान में खून की नदियाँ बह रही हैं और वो फ़ौज सऊदी अरब और कुवैत का दिफा करेगी, कतर का दिफा करेगी या अरब ममालिक का दिफा करेगी। चीनी जहाज यहाँ से गुजरते हैं, उनको छेड़ने की कोई जरूरत भी नहीं कर सकता और चाइनीज़ बहुत ताकतवर हैं। ना अमेरिका उनको छेड़ने की जरूरत करता है, ना कोई अरब मुल्क उनको छेड़ने की जरूरत, कोई छेड़ते ही नहीं। इसराइल भी पंगे में नहीं आता। तो अमरीकी जहाज इस तरफ आ ही नहीं रहे। उन्हें आइडिया कि हम इस तरफ आएंगे ये हमें बम मारेंगे, हमें ड्रोन मारेंगे, हमें मिसाइल मारेंगे। तो एतमाद ख़त्म हो रहा है अमेरिका के ऊपर आलमी सतह पे कि अमेरिका की वो बालादस्ती रही नहीं, वो चौधराहट रही नहीं जो किसी दौर में होती थी। अब 10 दिन की इस लड़ाई में अमेरिका का पैसा भी बहुत तेज़ी से खर्च हुआ है। मैंने आपको बताया था कि शुरू के 48 घंटों में अमेरिका ने $5 अरब से ज़्यादा फूंक दिया था। इतना हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल किया था और अब 10 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने $11 अरब ज़ाया कर दिए इस लड़ाई में। बम मार मार के हथियार इस्तेमाल कर करके 11 अरब अमरीकी डॉलर्स, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये जनाब अमेरिका ने ज़ाया कर दिए। इसके अलावा जो और कुछ ज़ाया हुआ वो खलीजी ममालिक के पैसे अलहदा ज़ाया हो रहे हैं। इसराइल का अलग माली नुकसान हो रहा है, कारोबार का अलग नुकसान हो रहा है। तेल की तरसील बंद है और वो लगातार नुकसान में जा रहा है। फिर इसराइल के अंदर और खलीजी ममालिक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है और जो अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ वो नुकसान अलग है। यानी ये इतने अरबों डॉलर हैं कि इतनी छोटी सी लड़ाई में कमर तोड़ के रख दी है ईरान ने इन सब की, अपने मुखालिफिन की खास तौर पे। इसमें अमेरिका की मिथ टूट गई है। इसराइल के अंदर जो नुकसान हुआ, ईरान ने यह भी कहा अगर आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे तो हम भी करेंगे। यानी ईरानी बैंक के ऊपर जब हमला किया गया अमेरिका की जानिब से तो उसके बाद ईरान ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि अमरीकी बैंकों से और दफातर से शहरी अपने आप को अब दूर रखें, क्योंकि अब हम अमरीकी बैंकों और उनके दफातर को निशाना बनाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारे बैंक के ऊपर अटैक किया है। और तमाम शहरियों से गुजारिश है कि वो इन बैंकों से 1 किलोमीटर दूर रहें, ये ईरान कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान हर वो चीज़ जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखती है इस रीजन में वो बदले के तौर पे तबाह कर रहा है। अब ईरान के पास तो उतना वसाइल नहीं है, ना वो इतना तरक्की याफ्ता है कि आप उसका बहुत ज़्यादा नुकसान करें, लेकिन जो नुकसान ईरान बदले में कर रहा है वो बड़ा खौफनाक है। ईरान के साथ जंग में सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक कम से कम 17 अमरीकी मुकामात को नुकसान पहुंचाया गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बाकायदा तस्वीर के साथ, सैटेलाइट तस्वीर के साथ, सबूतों के साथ ये खबर छापी गई है। और एक तज्ज़िये के मुताबिक जो तस्दीक शुदा सैटेलाइट तस्वीर हैं उसके ऊपर मबनी ये तज्ज़िया है, वो ये बताता है कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद मशरिक़ वस्ता में अमरीका के कम से कम 17 अड्डे
यानी फौजी अड्डे और सफारती और फिजाई दिफाई मकामात को नुकसान पहुंचाया गया है ईरान की जानिब से। अब ये वो चीज़ें हैं जो अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब हो रही हैं, क्या करें। नाज़रीन, एक चीज़ और, अमेरिका का फौजी नुकसान कितना हुआ इसके ऊपर ना इबहाम है। ईरान कहता है जी बहुत बड़ी तादाद में फौजी नुकसान हो गया, वो सैकड़ों की तादाद बताता है, लेकिन अमेरिका पहले बहुत कम तादाद बता रहा था। अमेरिका कह रहा था जी 7 फौजी हलाक हुए हैं, 8 फौजी जख्मी हुए हैं। लेकिन अब एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है, एक फहरिस्त जारी हुई है जिसमें बताया गया कि अमेरिका के 150 फौजी जो हैं वो जख्मी हुए। अब अगर जख्मियों की तादाद इतनी ज़्यादा बताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कुछ की हालत क्रिटिकल है, यानी वो ख़तरे में है, तो अगर ये इतनी बड़ी तादाद बताई जा रही है तो फिर जो फौजी अमेरिका के मारे गए हैं उनकी तादाद भी दुरुस्त नहीं बताई जा रही। पहले छुपाई जा रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। नादरीन, इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म ने अगली लड़ाई का इंदिया भी दे दिया है कि अगली लड़ाई हमने किसके साथ लड़नी है। उन्होंने कहा जी अगर उर्दगान इसी रास्ते पर चलते रहे तो ईरान से निपटने के बाद हमें तुर्की से भी लड़ना पड़ सकता है। और वजह क्या बता रहे हैं वो कि शिया सुन्नी इत्तेहाद कायम किया जा रहा है, कि शिया और सुन्नी के बीच में जो एक डिवाइड थी, जो एक तकसीम थी, तुर्की उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अभी तुर्की के सदर ने बयान भी दिया था कि भाइयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और हमें फसाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात तुर्की के सदर उर्दगान ने भी की और कतर के साबिक अमीर ने भी की, वज़ीर आज़म साबिक जो है उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा जनाब कि ये हमें लड़ाएंगे और बाद में हमें असला बेचेंगे, अपना महंगा असला बेचेंगे, लिहाजा हमें आपस में नहीं लड़ना। वो ये कहते हैं कि अगर उर्दगान शिया और सुन्नी के इत्तेहाद समेत कोई भी इस्लामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेगा तो हम उसे दहशतगर्दी और इसराइल के लिए बराह रास्त खतरा समझेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम अपने इत्तेहादियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े एटमी खतरे को ख़त्म करने के लिए खड़े हैं, लेकिन नई दहशतगर्दी या नए महाज या शिया सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में कोई भी नया खतरा खुद पर नहीं आने देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल फैसला कुन कार्रवाई करेगा। अब सिर्फ मेरी एक बात आप लोग सारे गौर से सुन लें, इस स्टेटमेंट के बाद सारे गौर से सुन लें। जिन लोगों के दिमागों में बचपन से डाला गया ना शिया ये तो सुन्नी ये तो वहाबी ये तो देवबंदी ये, देखें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है वो बता रहे हैं कि इसराइल है। वो खुद बता रहा है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, इनमें लड़ाई लगी रहनी चाहिए, इनमें नफरत का बीज जो बोया गया है उसको पनपना चाहिए। वो शिया और सुन्नी फसाद का फायदा उठाते हैं और अब ये बात हर शिया को और हर सुन्नी को समझनी चाहिए कि लड़ने का क्या फायदा है। आपस में इत्तेहाद भाईचारा होना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा जो है वो किसी के भी हक में नहीं है। और मुझे तकलीफ पता किस बात की है, वो इस बात की नहीं है वो पॉलिटिकल लीडर है, वो मुतनाज़े हो गया, कुछ भी आप करें, लेकिन यार वो क्रिकेट का सबसे बड़ा लेजेंड है। उसके मुखालिफिन भी इस बात को मानते हैं कि उससे बड़ा क्रिकेट का लेजेंड और कोई नहीं था, ना उससे बड़ा कोई नाम है। दुनिया के जब टॉप खिलाड़ियों के नाम आप उठाते हैं तो बीच में इमरान खान का नाम ज़रूर आता है। यार उस आदमी की तस्वीर तो आपको ऑनर समझ के लगानी चाहिए थी, उसकी तस्वीर तो आपको हर हाल में लगानी चाहिए थी, और इमरान खान की तस्वीर निकाल दी। सारी ज़िंदगी इमरान खान बनने के चक्कर में जिस आदमी ने गुजार दी, वो स्लॉगर शाहिद अफरीदी, उसका फ़ोटो लगा दिया, इमरान खान का फ़ोटो निकाल दिया। और इमरान खान का फ़ोटो लगाना चाहिए था, सबसे बड़ा लगाना चाहिए था, बैकग्राउंड में लगाना चाहिए था, क्योंकि वही है क्रिकेट लेजेंड। उसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट को इतनी पहचान मिली। बहुत सारे लोग उसकी वजह से क्रिकेट देखना शुरू हुए और क्रिकेट को पसंद करते हैं। आपके जितने फास्ट बॉलर आते हैं उनमें ज़्यादातर कहते हैं हम इमरान खान से मुतासिर होकर क्रिकेट में आए थे, हम इमरान खान को फॉलो करते थे। फास्ट बॉलर्स की लाइन लगा दी थी 92 के वर्ल्ड कप के बाद, और एक से एक बढ़ के फास्ट बॉलर्स आए। सब कहते हैं कि हम इमरान खान को फॉलो करते थे, लेकिन आज इमरान खान साहब की अपनी बनाई हुई जमात और इमरान खान साहब की अपनी दी हुई हुकूमत उनका फोटो नहीं लगाती। इतने बड़े लेजेंड के साथ ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, इमरान खान के साथ ये क्या ज्यादती करेंगे। उमरात सईद ने कहा था ना कि वो किसी फोटो का या किसी पब्लिसिटी का या कहीं पे नाम लिखने का मोहताज इमरान खान नहीं है, लेकिन ये लोग अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, खेल के साथ ज्यादती कर रहे हैं। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कबायली इलाके के लोगों को अगर हमने ये कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ वो अपनी अहलियत में इजाफा करें या अपनी सदाद में इजाफा करें, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये बैंक वाले भी जो हैं मुख्तलिफ शहरों में, बैंकों वाले भी तो अपने सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब को ना कबाइल का पता ही नहीं है, वो कबायली दस्तूर, कबायली रवाज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो मामला कितने हसास हैं, और इतने हसास मामले के ऊपर उठ के ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे दी। और भाई ये जो दहशतगर्द हैं या जो दूसरे लोग हैं, इनको जब भी आप आपस में लड़ाएंगे तो ये कबाइल की लड़ाई हो जाएगी और ये लड़ाई कई दहाइयों तक चलेगी।
बेशुमार जो दहशतगर्द हैं उनका ताल्लुक इन्हीं इलाकों से है। वो इन्हीं में से किसी कबीले का है, कोई किसी कबीले का है, कोई किसी कबीले का है, कोई महसूद है, कोई वजीर है, कोई कुछ है। इनके नाम आप देखें ना, उनकी कौमों के नाम साथ लिखे हुए हैं। आप कबाइल के बीच में लड़ाई करवा देंगे, वो लड़ाई कई दहाइयों तक चलती रहेगी। ये लड़ाई ना हो इसलिए न्यूट्रल इदारे बनाए जाते हैं कि जहां पे कोई आदमी कानून को हाथ में लेगा, जुर्म करेगा, उसको इदारे सजा देंगे। कबाइल को आपस में ना लड़ाया जाए, इसलिए कबाइल के बीच में एक ऐसी फोर्स कायम की जाती है जिसे कहा जाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट है, ये अमन व अमान को कायम करेगी। जब आप लोगों को ही कहेंगे बंदूक उठा के एक दूसरे के गले पड़ जाओ, तो ये कई दहाइयों तक वो दहशतगर्दी तो बीच में रह जाएगी, इन कबाइलियों की लड़ाई खत्म नहीं होगी। ऐसे ऐसे अक्लमंद और ऐसे ऐसे दानश्वर लाके बिठाए गए। और कबाइल की अगर लड़ाई हो जाएगी तो फायदा किसका होगा? ये लोग लड़ेंगे, मरेंगे, और वहां फायदा वो लोग उठाएंगे जो वहां से मादनियात निकालना चाहते हैं, वो लोग जो वसाइल पे कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा राणा सनाउल्लाह साहब को थोड़ा सा उस इलाके के डायनामिक्स को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, उनके रस्मों रिवाज क्या हैं और वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनकी रवायात क्या है। वो लड़ पड़ेंगे, फिर आप छुड़ा भी नहीं पाएंगे। वो आपके गले पड़ी हुई है ना एक लड़ाई पारा चनार वाली, वो छूटती नहीं है। आप उसको कभी कुछ नाम देते हैं, कभी कुछ नाम देते हैं, कभी कुछ नाम देते हैं, लड़ाई नहीं छूटती। लिहाजा लड़ाई बढ़ाने की बजाय गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि वो फ्यूल तैयार करे कि तुम हथियार उठा लो, तुम भी उठा लो, तुम भी उठा लो, एक दूसरे को मारो। नहीं, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करना। वो जो बलूचिस्तान के अंदर धरने के मुतासरीन ने मुतालबात किए थे, वो सरकार का काम है। वो जो कश्मीर के अंदर मुतासरीन कह रहे हैं, वो सरकार का काम है। कश्मीर पे से नादरीन खबरें आ रही हैं, वहाँ पे बंद जगहों के ऊपर चारों तरफ से जहाँ पे मुहासरा किया हुआ है और अहाते जो हैं मुख्तलिफ, उनके अंदर जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी करके वीडियोस जारी कर रहे हैं। यानी 200-400 बंदा इकट्ठा करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं जज्बाती सी, ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हैं, नारे लगाते हैं। बंदे कौन होते हैं? ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड हैं, मकामी पुराने कारकुन हैं, या वो जो अपने ज़ाती मुलाजमीन हैं, उन्हें इकट्ठा करके रोला रुला डाल देते हैं। 10-15 बंदे इकट्ठे होकर किसी एक जगह के ऊपर, बाकी अपने मुलाजमों को ले आते हैं, बंदों को ले आते हैं, इलाके से कोई इधर उधर से पकड़ लेते हैं, ला के रोला रुला डाल के अहाते के अंदर, बाहर नहीं निकलते, और वीडियो बना के डाल रहे हैं जनाब हमारी बड़ी शानदार कंपेन चल रही। टक्के की कंपेन नहीं चल रही। आज़ाद कश्मीर में ये खुल के गली मोहल्ले में नहीं जा सकते। ख़वातीन ने डंडे और पत्थर मारे हैं इन्हें, ख़वातीन और बच्चे अंडे फेंकते हैं इनके ऊपर जहाँ ये निकलते हैं कंपेन करने के लिए। ये हालात आज़ाद कश्मीर में पैदा हो गए हैं। और अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बाइकआउट को जारी रखते हैं तो याद रखिएगा ये कश्मीर की तारीख का सबसे मुतनाज़ इलेक्शन होगा और हमारे दुश्मनों को हमारे ऊपर उंगली उठाने का हमेशा के लिए मौका मिल जाएगा। और ये मौका भी अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे दुश्मन को प्रोवाइड करेगी।